नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 25 जून 2023। आज हर्षित सर अवेलेबल नहीं है, केवल आज के लिए डेली न्यूज़ मैं कंडक्ट करूंगा। तो आज संडे है, एडिटोरियल्स नहीं छपते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला न्यूज़ है जॉब कार्ड आधार मिसमैच, ये मिसिंग लेटर मीन्स नो वर्क फॉर MGN REGS वर्कर्स इन ओडिशा। इस पर्टिकुलर न्यूज़ को GS पेपर 3 एम्प्लॉयमेंट के साथ GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए संडे के दिन द हिंदू में काफ़ी सारे केस स्टडीज़ पब्लिश होते हैं। ये जो केस स्टडीज़ है ये आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितने टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ते हैं उसका एक ग्राउंड लेवल रियलिटी क्या है आपको समझ में आएगा। तो ये जो पर्टिकुलर केस स्टडी है ये मनरेगा स्कीम के रिगार्डिंग है, वो भी ओडिशा से रिलेटेड। ठीक है, तो मनरेगा से रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूज़ रिसेंट टाइम्स में आ रहा है। देखिए मनरेगा के अंदर जो पेमेंट सिस्टम है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने उसे आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम बनाया था। बेसिकली जितने वर्कर्स हैं उन्हें अपना आधार कार्ड जो है लिंक करना होगा मनरेगा का जो जॉब कार्ड है उसके साथ। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट डिजिटल अटेंडेंस स्ट्रिक्ट किया था। बेसिकली जो वर्कर्स हैं उन्हें वर्क साइट में जाके अपना अटेंडेंस जो है ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा। बेसिकली वर्कर्स का एक सुपरवाइजर रहता है, सुपरवाइजर के पास स्मार्टफोन रहता है, उन्हें लोकेशन इनेबल करना होगा और जहां पे काम होगा उधर जाके सबका जो अटेंडेंस है वो लेना होगा, फिर मनरेगा का जो वेबसाइट है उधर अपलोड करना होगा। ये सब अगर प्रॉपर तरीके से होगा तब जाके उन्हें पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये सब क्यों कर रहा है? गवर्नमेंट मनरेगा के अंदर जितने भी प्रोसेसेस है ना उसे स्ट्रीमलाइन करना चाहता है, क्योंकि मनरेगा के अंदर काफ़ी करप्शन प्रैक्टिसेस चल रहा है। ऐसे कई सारे केसेस रिपोर्ट हुआ है कि देखिए लोग जाएंगे नहीं काम करने के लिए पर उनके अकाउंट में पैसे जा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होने के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया पूरे सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। इसलिए ये ऑनलाइन अटेंडेंस हो गया, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम हो गया, ये सब गवर्नमेंट लेके आया है। ठीक है, तो अब न्यूज़ क्या आया है? न्यूज़ ये है जनवरी 30, 2023 को यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री made it mandatory that the payment of मनरेगा wages will be आधार linked। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, मनरेगा का वेजेस अगर आपको रिसीव करना है तो आपको अपना आधार कार्ड को लिंक करना होगा मनरेगा का जॉब कार्ड के साथ। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना दोस्तों, रूरल एरियाज में जो वर्कर्स है उनका जो नाम है आधार में कुछ और है और मनरेगा का जॉब कार्ड में कुछ और है। तो ये नेम का मिसमैच होने से क्या होगा? पेमेंट नहीं होगा। अब नेम का मिसमैच जब मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा एक लेटर का भी मिसमैच जो है एरर दिखाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है सुमन यादव। ठीक है, अब सुमन यादव का आधार कार्ड में प्रॉपरली सुमन यादव लिखा हुआ है, पर जब मनरेगा में एनरोल किया था उन्होंने अपना नाम सुमन यादव बोला होगा पर उसमें एंटर हुआ सुमिन यादव करके, तो ए और आई का फर्क आ गया। तो ये जो मिसमैच है इससे भी पेमेंट रुक जाएगा। तो इस तरह कई सारे वर्कर्स का नाम जो है मनरेगा का जो डाटाबेस है या फिर नॉमिनल रोल है उसमें से डिलीट हुआ है, यह बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए दिस अमाउंट्स टू 2.26% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वर्कर्स। मतलब मनरेगा के अंदर जितने लोग रजिस्टर किए थे उसका 2.26% जो है डिलीट हो चुका है। उतना नाम डिलीट हो चुका है, ये आधार कार्ड और जॉब कार्ड में जो नाम मिसमैच है ना उसकी वजह से। ठीक है, तो लिप टेक करके एक रिसर्च ग्रुप ने रीजनली एक एनालिसिस कंडक्ट किया इसके बारे में। तो उन्होंने बोला 1.49 करोड़ वर्कर्स का नाम डिलीट हुआ था 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में, और 2022-23 फाइनेंशियल दैट इज लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ये 5.13 करोड़ तक पहुंच गया। तो डिलीशन रेट है 14.28%। बस आप इतना ही समझ लीजिए, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ये नाम का मिसमैच की वजह से 5.13 करोड़ लोगों का नाम डिलीट हुआ है, ये जो मनरेगा का नॉमिनल रोल में से। तो आज सुन एज पॉसिबल अगर इस इशू को सॉल्व नहीं करेंगे तो 5.13 करोड़ जो बेनिफिशियरीज है वो मनरेगा का जो फैसिलिटी है उसे अवेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला है कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए, मतलब लोगों को बुलाना पड़ेगा, उनका नाम जो है ठीक करना होगा, तब जाके पेमेंट सिस्टम एनेबल होगा। समझ गए? अब हम मनरेगा स्कीम के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे। वैसे कई बार हमने डिस्कस किया दोस्तों, मनरेगा जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है दुनिया का।
जो 2005 में लॉन्च हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ध्यान दीजिएगा 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा ये जो मनरेगा है ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, वैसे मनरेगा मतलब एक्ट है और मनरेग्स दैट इज MGNREGS जो है स्कीम है, ये फर्क भी समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इस स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली एक फिनेंशियल ईयर में 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट गारंटी करता है सिटीजन्स के लिए। और किसको ये गारंटी दे रहा है गवर्नमेंट? अडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। तो रूरल एरिया में जितने हाउस होल्ड्स हैं उधर के अडल्ट मेंबर्स मतलब 18 साल से ऊपर जो मेंबर्स हैं वो अगर पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए तैयार है तो उनके लिए गवर्नमेंट के पास जॉब है। एक फिनेंशियल ईयर में 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट तो गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा, ये गवर्नमेंट की गारंटी है। 2022-23 फिनेंशियल ईयर के हिसाब से 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर्स है मनरेगा के अंडर। ठीक है, एक्टिव वर्कर्स मतलब अभी भी जो काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, नाउ लीगल राइट टू वर्क प्रोवाइड करता है मनरेगा जो है। देखिए गवर्नमेंट की तरफ से इससे पहले भी कई सारे एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स वगैरह हुआ है, पर ये जो मनरेगा है ना ये एक लीगल राइट टू वर्क प्रोवाइड कर रहा है। हमारे देश में पॉवर्टी का जो इश्यूज है उसे टैकल करने में ये जो राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क है ये मदद करता है। नाउ एटलीस्ट 1/3 ऑफ बेनिफिशियरीज हैव टू बी वीमेन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये आपसे स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन में पूछ भी सकता है। मनरेगा के अंदर 1/3 ऑफ बेनिफिशियरीज जो है वीमेन होना चाहिए, 33%। नाउ मनरेगा के अंदर जो वेजेस प्रोवाइड कर रहा है ये स्टेट वाइज डिफर करता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं अगर केरला में एक दिन के लिए 300 रुपये दे रहा है तो हो सकता है तमिलनाडु में 310 हो या 320 हो, कर्नाटका में अलग हो, मध्य प्रदेश में अलग हो। ठीक है, पर ये 320 330 इसी के आसपास में डेली वेज का रेट है आज के हिसाब से। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा वेजेस प्रोवाइड कर रहा है मनरेगा के अंदर। ठीक है, नो वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मनरेगा के अंदर जो वेजेस प्रोवाइड करता है इट इज अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948। तो बेसिकली ये जो वेजेस है एक स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है और उसकी अथॉरिटी है मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। नाउ दिस इज अ डिमांड ड्रिवन स्कीम। मेरा कहने का मतलब है मान लीजिए एक अडल्ट मेंबर ऑफ ए रूरल हाउस होल्ड, उनके पास कोई काम नहीं है और वो जो है उनके घर के आसपास में जो पंचायत है, ठीक है, उधर जाके बोलता है कि मुझे काम चाहिए मनरेगा के अंदर। ठीक है, मनरेगा क्या है? वर्क गारंटी प्रोग्राम है। अगर मेरे पास काम नहीं है तो मैं पंचायत में जाके बोल सकता हूँ। इससे मुझे एक चीज़ याद आई, आपको ध्यान रखना है ये जो मनरेगा के अंदर जो काम वगैरह होता है, जितने प्रोसेसेस वगैरह होता है ना, उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस PRIs जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली मनरेगा के अंदर क्या काम होना चाहिए, वो किस तरह इंप्लीमेंट होना चाहिए, ये सब का देखभाल कौन करता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस करता है। ठीक है, ग्राम पंचायत जो है वही करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वापस आते हैं, मेरे पास काम नहीं है, मैं पंचायत में जाके बोलूँगा मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम दो, तो पंचायत को देना पड़ेगा क्योंकि 100 डेज का गारंटी है। अगर पंचायत 15 दिन के अंदर मुझे काम नहीं दे पाया तो मुझे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलने का अधिकार है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा एक लीगल राइट है, मनरेगा के अंदर मुझे काम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का रोल भी ध्यान दीजिएगा। नाउ द एक्ट मैंडेट्स ग्राम सभास टू रिकमेंड द वर्क्स दैट आर टू बी अंडरटेकन एट लीस्ट 50% ऑफ वर्क्स मस्ट बी एक्सिक्यूटेड बाय देम। अगेन एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये जो मनरेगा है इसमें लिखा है ग्राम सभास को काम रिकमेंड करना है। अब ग्राम सभास क्या है? देखिए हर एक विलेज में ग्राम सभास होते हैं। अब ग्राम सभा में मेंबर्स कौन है? उस विलेज के जो वोटर्स है। ठीक है, तो वो ग्राम सभा डिसाइड कर सकते हैं मनरेगा के अंदर क्या क्या काम होना चाहिए। तो बेसिकली मनरेगा के अंदर जितना काम होगा उसका 50% एग्जीक्यूट करने का अधिकार ग्राम सभा के पास है, क्योंकि वो विलेज में जो लोग होंगे उन्हीं को पता होगा ना उधर क्या काम होना चाहिए, लोगों से क्या काम कराना चाहिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और भी कई सारे पॉइंट्स है मनरेगा के रिगार्डिंग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको कहा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है। अगला है massive Wagner convoy turns back as armed rebellion threat looms over Russian president Vladimir Putin। GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज़ आपको काम आएगा। वैसे इस पर्टिकुलर न्यूज़ के रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो मैंने कल बनाया था, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कर सकते हो। ठीक है, इधर भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे वैगनर ग्रुप के बारे में। देखिए रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो है पिछले 1.5 साल से चल रहा है, ये बात आपको मालूम है, और रशिया ऑलरेडी यूक्रेन के काफ़ी सारे ईस्टर्न सिटीज़ को कैप्चर भी किया है। तो
यूक्रेन में सिटीज को कैप्चर करने में रशियन आर्मी को मदद करने वाला एक मर्सनरी ग्रुप है वैगनर ग्रुप जो है। वैगनर ग्रुप अपने आप को एक प्राइवेट आर्मी कहते हैं। बेसिकली ये रशियन डिफेंस का कोई पार्ट नहीं है, एक प्राइवेट आर्मी है जिसमें कई सारे वेटरन्स वगैरह है। बेसिकली एक्स रशियन आर्मी सोल्जर्स, रशिया के स्पेशल फोर्सेस के जो सोल्जर्स थे वो सब इसमें ज्वाइन किया है। ठीक है, ये काफ़ी पुराना ग्रुप है। जब शुरू किए थे करीब 5000 फाइटर्स थे, पर अभी के हिसाब से 50,000 से ज़्यादा फाइटर्स है वैगनर ग्रुप में। ठीक है, नाउ वैगनर मर्सनरी फोर्स के जो चीफ है येवगेनी प्रिगोजिन, ये अभी रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के खिलाफ आए हैं। उनकी तरफ से काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स आया है रशिया के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स के खिलाफ में। रीज़न ये बताया जा रहा है दोस्तों, देखिए मैंने आपको बताया यूक्रेन में सिटीज़ वगैरह को कैप्चर करने में रशियन आर्मी को वैगनर मर्सनरी फोर्स ने काफ़ी मदद किया था। फॉर एग्जाम्पल जो बाखमुत सिटी है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटी है यूक्रेन में, उसे कैप्चर करने में ये वैगनर मर्सनरी फोर्स का काफ़ी रोल था। अभी भी वैगनर मर्सनरी फोर्स के जो फाइटर्स है रशियन फोर्सेस के साथ में उधर फाइट कर रहा है। ये वैगनर मर्सनरी फोर्स के जो चीफ है येवगेनी प्रिगोजिन, वो काफ़ी बार डिमांड किया था कि यूक्रेन में रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से सप्लाईज नहीं पहुंच रहा है उनके लिए करके। देखिए अगर रशिया के सोल्जर्स यूक्रेन में फाइट कर रहा है तो उनके लिए जितने लॉजिस्टिक सप्लाईज वगैरह चाहिए वो सप्लाई करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ये काम कर भी रहा है। एट द सेम टाइम रशियन आर्मी के साथ में जो वैगनर मर्सनरी फोर्स फाइट कर रहा है उन तक प्रॉपर सप्लाईज नहीं पहुंच रहा करके काफ़ी बार ये येवगेनी प्रिगोजिन की तरफ से कंप्लेंट पहुंचे थे, पर अभी तक इस इशू को सॉल्व नहीं किया गया। और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वैगनर मर्सनरी फोर्स के ऊपर कंट्रोल गेन करने की कोशिश कर रहा है। यह सब इनका कंप्लेंट्स था। तो आप जाके ये जो येवगेनी प्रिगोजिन है ये रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स के खिलाफ में स्टेटमेंट्स इशू कर रहा है। और लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रहा है रशिया का एक सथेन सिटी है उसे वैगनर मर्सनरी फोर्स ने कैप्चर किया है करके। और इन्होंने ये तक बोल दिया कि रशिया का एक नया प्रेसिडेंट होने वाला है, बेसिकली पुतिन को भी हटाएंगे, इस तरह के स्टेटमेंट्स इनकी तरफ से आया है। और व्लादिमीर पुतिन की तरफ से काउंटर स्टेटमेंट भी आया है कि अगर कोई म्यूटनी बनाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें फीस पनिशमेंट मिलेगा करके। तो ये न्यूज़ है दोस्तों, अब ये न्यूज़ चलता रहेगा, जैसे कोई अपडेट्स आएंगे हम आपको बताएंगे। वैसे वैगनर ग्रुप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं बता देता हूँ। इसे ऑफिशियली पीएमसी वैगनर कहते हैं। ये 2014 में पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था, मतलब उससे पहले भी ये ऑपरेशनल था, पर 2014 में एक प्रोमिनेंस मिला इस ग्रुप को। ठीक है, बेसिकली ईस्टर्न यूक्रेन में जो प्रो रशियन सेपरेटिस्ट फोर्सेस है उन्हें वैगनर ग्रुप सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, नाउ उस टाइम पे ये जो वैगनर ग्रुप एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था और इनका ऑपरेशन जो है ना अफ्रीका, मिडिल ईस्ट जैसे कंट्रीज में थे। अभी भी अगर आप देखोगे केवल यूक्रेन में नहीं, अफ्रीकन कंट्रीज लाइक माली एंड अपना वेस्ट एशियन कंट्री सीरिया, इधर भी आपको देखने को मिलेगा वैगनर फोर्सेस जो है। बेसिकली कई सारे कंट्रीज जो है वैगनर जो मर्सनरी फोर्स है उनके हेल्प मांगा है अलग अलग पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो केवल ये ध्यान दीजिएगा केवल यूक्रेन में नहीं और भी कई सारे कंट्रीज में जो वैगनर मर्सनरी फोर्स का सर्विस अभी भी ऑपरेशनल है। ठीक है, नाउ आज की डेट में वैगनर मर्सनरी फोर्स का प्रोमिनेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका एक एग्जाम्पल है दोस्तों, लास्ट ईयर दैट इज 2022 में इन्होंने मासिव रिक्रूटमेंट्स वगैरह कंडक्ट किया था रशिया में, और इस ग्रुप में बहुत सारे लोग आके ज्वाइन भी किए हैं। एट द सेम टाइम रशियन आर्मी में ज्वाइन होने के लिए लोगों की कमी है। ठीक है, तो इनका जैसे जैसे प्रोमिनेंस ज़्यादा हो रहा है ये रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री को अच्छा नहीं लग रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि ये रशियन आर्मी का एक पार्ट नहीं है ना, ये बेसिकली एक मर्सनरी फोर्स है। मर्सनरी फोर्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली जब आप एक फॉरेन आर्मी में सर्व करने के लिए एक प्रोफेशनल सोल्जर को हायर करते हो उन्हें आप मर्सनरी फोर्स बोल सकते हैं या फिर मर्सनरी बोल सकते हैं। वो आर्मी का पार्ट नहीं है, उसे आपने हायर किया है। तो इस तरह कोई भी कंट्री का एक सिस्टम नहीं चल सकता। रशिया अभी इन्हें अलो इसलिए कर रहा है क्योंकि उनके पास लोगों की कमी है और वैगनर फोर्स का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। रशियन आर्मी को पता है वैगनर मर्सनरी फोर्स का मदद मिलेंगे तो यूक्रेन में वो एडवांटेज में आ जाए। अब रशिया के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स जब वैगनर मर्सनरी फोर्स के ऊपर कंट्रोल गेन करने की कोशिश कर रहा है तो ये वैगनर मर्सनरी फोर्स के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये सारे न्यूज़ है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूज़, Centre's refusal to sell rice to Karnataka will alter calculations of Anna Bhagya's cost. GS paper 2
गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन, फूड सिक्योरिटी, ये सब में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। एट द सेम टाइम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में भी ये न्यूज़ आपको काम आएगा, क्योंकि ये सेंटर और स्टेट के बीच में एक इश्यू। न्यूज़ क्या आया है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर्नाटका स्टेट को राइस देने से मना किया है। अब इस न्यूज़ का पूरा बैकग्राउंड आपको समझना होगा, तब जाके ये पूरा न्यूज़ आपको समझ में आएंगे। ठीक है, देखिए आपको पता है रीजनली कर्नाटका स्टेट में असेंबली इलेक्शंस खत्म हुआ है और अभी के हिसाब से कांग्रेस का गवर्नमेंट है कर्नाटका में। सिद्धरामैया जो है कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, तो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बोला था कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उन्हें हम एक्स्ट्रा राइस प्रोवाइड करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे देखा जाएगा तो कर्नाटका स्टेट का ऑलरेडी एक प्रोग्राम है अन्ना भाग्य करके। इस अन्ना भाग्य स्कीम के अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उन्हें स्टेट गवर्नमेंट जो है फ्री राइस देते हैं 5 किलोग्राम। तो इस 5 किलोग्राम को 10 किलोग्राम तक एनहांस करने के बारे में स्टेट गवर्नमेंट सोच रहा है। तो यह है बेसिकली अन्ना भाग्य स्कीम जो है। ठीक है, तो ये 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम करने से स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आर्थिक 840 करोड़ रुपीस का बर्डन पड़ेगा, एनुअली 10,092 करोड़ रुपीस का। जुलाई 1 से ये लॉन्च करना चाहता है। आप देखिए 5 किलोग्राम को 10 किलोग्राम तक करना है, इतने लोगों को देना है, तो राइस तो चाहिए ना, राइस कहाँ से आएगा? तो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट जो है सबसे पहले फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास गया था कि भाई हमें 2.28 लाख टन ऑफ एक्स्ट्रा राइस चाहिए, हमारा अन्ना भाग्य स्कीम हम जुलाई 1 से लॉन्च करने वाला है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पहले बोला था कि ठीक है हम आपको दे देंगे, कोई इश्यू नहीं है, पर अब जाके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मना किया है। ठीक है, तो ये न्यूज़ आया है। तो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, नेबरिंग स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश के पास गए, फिर तेलंगाना के पास गए कि हमें राइस दे दो भाई। उन्होंने बोला भाई हमारे लोगों को देने के लिए हमारे पास राइस की कमी पड़ रही है, तो आपको हम नहीं दे सकते। ठीक है, फिर कर्नाटका गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास गए, तो छत्तीसगढ़ ने बोला ठीक है हम आपको 1.5 लाख टन ऑफ राइस सप्लाई करेंगे। तो बाकी राइस के लिए कहाँ जाएंगे? तो कर्नाटका अभी दूसरे स्टेट्स के पास जा रहा है। कर्नाटका को चाहिए 34 पर किलोग्राम रेट में राइस जो है। बेसिकली FCI का जो रेट है वो भी लगभग पास में है, 36.60 पर किलो है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 2.60। ठीक है, देखिए बात यह है ना, अब इसी के आसपास रेट में कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट को राइस खरीदना होगा। अगर ज़्यादा रेट में राइस खरीदेंगे तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अब कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा दुविधा में फंस गया है क्योंकि राइस नहीं मिल रहा है। तो और एक प्रॉब्लम यह है दोस्तों, ये एक पॉलिटिकल इशू भी बन सकता है, क्योंकि पहले तो ठीक था, कर्नाटका में भी बीजेपी गवर्नमेंट था, सेंटर में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। अब तो बीजेपी का राइवल कांग्रेस जो है कर्नाटका में रूलिंग पार्टी है। तो अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रिफ्यूज करेंगे कर्नाटका को तो ये एक क्या बन सकता है, पॉलिटिकल इशू भी बन सकता है। तो बस यही न्यूज़ है, आई होप आपको समझ। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इधर क्या लिखा है देखिए, गवर्नमेंट सोर्सेज सेड दैट इट वुड टेक अनदर वीक फॉर द सेंट्रल एजेंसीज सच एज NAFED, NCCF, केंद्रीय भंडार, whom the state government has approached for supply of rice to get back with their quotes। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी कई सारे सेंट्रल एजेंसीज को अप्रोच किया है सप्लाई ऑफ राइस के लिए। तो आपको ये समझना है इंडिया में FCA के अलावा और भी कंज्यूमर सोसाइटी से जिनके पास स्टॉक ऑफ राइस है। ठीक है, एक है NAFED, वो है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिर NCCF क्या है, नेशनल कंज्यूमर्स कोऑपरेटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिर केंद्रीय भंडार, ये तीनों बेसिकली कंज्यूमर सोसाइटी है, बस ये ध्यान दीजिएगा। अगला है, as part of UAV deal with US firm, India is expected to develop some components locally। GS पेपर 2 bilateral relations, GS पेपर 3 डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब में न्यूज़ आपको काम आएगा। देखिए आपको पता है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गए थे US, एंड इंडिया और US के बीच में काफ़ी सारे डील्स वगैरह साइन हुआ है। पूरा विजिट वगैरह खत्म होने के बाद हमें पता चल जाएगा क्या क्या एक्चुअली साइन हुआ है, उसका डिटेल्स क्या है। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे फिर कभी। ठीक है, तो अब ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है ये UAV डील के बारे में है एक US फर्म के साथ। वो US फर्म का नाम क्या है दोस्तों, वो US फर्म का नाम है जनरल एटॉमिक्स। ठीक है, तो जनरल एटॉमिक्स से हम 31 MQ-9B आर्म्ड हाई आल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स खरीदने वाले हैं, जिसे आप HALE कह सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल मतलब इसमें कोई पायलट नहीं होता, इन्हें RPS भी बोलते हैं, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट। मतलब नीचे एक कंसोल रहेगा, उसे कंट्रोल करना होगा ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल को। आपको समझना है दोस्तों, ऑलरेडी इंडियन नेवी में UAVs ऑपरेट करता है।
जो हमने इसराइल से खरीदा था, ठीक है। तो इसके अलावा जनरल एटॉमिक्स से हमने 2 MQ-9B खरीदे थे जो इंडियन नेवी अभी भी ऑपरेट कर रहा है, इतना क्लियर है। तो और 31 MQ-9B आर्म्ड हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स खरीदने का प्लान है, उसका प्रोसेस अभी चल रहा है, ठीक है। पर इस डील में लिखा हुआ था पूरे जो कंपोनेंट्स है इसका 8% to 9% जो है इंडिया में बनाएंगे करके, हम बेसिकली डोमेस्टिकली बनाएंगे। हमारा प्लान भी वही है ना दोस्तों, मेक इन इंडिया को हमें प्रमोट करना है। पर डील में ये लिखा है, पर इंडिया ये चाहता है कि ये जो 8 to 9% को इंक्रीज करके 15% to 20% तक कर दिया जाए। तो इसके बारे में न्यूज़ आया है, पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। तो इतना ही समझ लीजिएगा, यूएवी डील में बेसिकली जनरल एटॉमिक्स के साथ जो यूएवी डील है जिसमें हम 31 MQ-9B खरीदेंगे, ये 31 में से 15 जो है इंडियन नेवी के लिए दिया जाएगा, बाकी जो है आर्मी एंड एयरफोर्स के लिए दिया जाएगा, ये भी समझ लीजिएगा। अब ये जो यूएवी डील है जिसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे एक्चुअली वो यूएस में ही मैन्युफैक्चर होगा, और डील में लिखा गया कंपोनेंट्स का 8% to 9% जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर आप कर सकते हैं, पर इंडिया चाहता है उसे इंक्रीज करने के लिए 15 to 20% तक, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा ये जो MQ-9B आर्म्ड हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के बारे में बस। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेल को परचेज करने से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए क्या फायदा है। देखिए, इंडियन आर्म फोर्सेस के ISR कैपेबिलिटीज एनहांस होगा। ध्यान दीजिएगा, ISR कैपेबिलिटीज हमेशा डिफेंस के साथ यूज होता है। ISR कैपेबिलिटीज का मतलब है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकनेसेंस कैपेबिलिटीज, ठीक है। वन मोर पॉइंट, इस प्लान में जनरल एटॉमिक्स जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी भी इंडिया में सेटअप करेंगे, ठीक है। MRO जिसे कहते हैं। देखिए, जब भी हम बड़े बड़े एयरक्राफ्ट वगैरह खरीदते हैं ना, तो वो एयरक्राफ्ट का रूटीन मेंटेनेंस के लिए वो जो एयरक्राफ्ट कंपनी है MRO सेटअप करते हैं। MRO का नाम है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहोल। बेसिकली उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस हो गया, रिपेयर हो गया, ओवरहोलिंग हो गया, यह सब इस फैसिलिटी में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। अगला है, मोदी रीचेस कैरो टू मीट विद प्रेसिडेंट LCC एंड ग्रैंड मुफ्ती। GS पेपर 2 बायलैटरल रिलेशंस में न्यूज़ आपको काम आएगा। देखिए, यूएस विजिट होने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सीधा पहुंचे इजिप्ट का कैपिटल कैरो में। उधर इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा मडबोली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को रिसीव किए, ठीक है। नाउ, इंडिया और इजिप्ट के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस ठीक है, अभी तक कोई इशू नहीं है, ठीक है। वैसे हमारा इस साल का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस जब हुआ था तो चीफ गेस्ट इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्देल फत्ताह LCC थे, तो उन्होंने उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इन्वाइट किया था इजिप्ट विजिट करने के लिए। तो सबसे पहले इजिप्ट का मैप देख लेते हैं दोस्तों। मैप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है इजिप्ट, कैपिटल है कैरो, लैंड ऑफ पिरामिड्स भी कहते हैं इजिप्ट को। नॉर्थर्न साइड में मेडिटेरेनियन सी है एंड ईस्टर्न साइड में रेड सी है। इजिप्ट का ये जो जोग्राफिकल लोकेशन है, इसी वजह से इजिप्ट को बहुत फ़ायदा है दोस्तों। द मोस्ट फेमस सुएज कैनाल जो है इजिप्ट का पार्ट है, जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करते हैं, और सुएज कैनाल से इजिप्शियन गवर्नमेंट को काफ़ी इनकम भी मिलता है। ये बात आपको मालूम है, सुएज कैनाल को ऑलरेडी इजिप्ट ने नेशनलाइज भी किया है। इजिप्ट का ईस्टर्न साइड में कौन कौन से कंट्री से आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको इसराइल दिख रहा है, ठीक है। वेस्टर्न साइड में लीबिया है एंड साउथर्न साइड में सूडान है। वापस टॉपिक पर आते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस विजिट के बाद इजिप्ट पहुंचे। इजिप्ट का कैपिटल कायरो में इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा मडबोली उन्हें रिसीव किए। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्देल फत्ताह LCC से मिलने के लिए, जो हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में चीफ गेस्ट थे। इसके बाद पीएम मोदी इंडियन यूनिट ऑफ इजिप्शियन कैबिनेट के साथ मिलेंगे, जिनके साथ बहुत सारे डिस्कशंस होगा। बेसिकली इंडिया और इजिप्ट के बीच में ऑलरेडी रिलेशंस हैं। हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कोऑपरेट ऑलरेडी कर रहा है। तो ऑलरेडी हमारे इन सेक्टर्स में जो रिलेशंस है उन्हें और फेम अप करने के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद मिस्टर मोदी जी इजिप्ट के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं उनसे मिलेंगे। ग्रैंड मुफ्ती मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, ये जो पोस्ट है ग्रैंड मुफ्ती, कभी कभी चीफ मुफ्ती, सुप्रीम मुफ्ती, ये सब कहते हैं, ये आपको इस्लामिक कंट्रीज में देखने को मिलेगा, ठीक है। जब ऑटोमन एम्पायर का टाइम था ना, तब ये पोस्ट हुआ करता था, पर कुछ कंट्रीज अभी भी इस पोस्ट को मेंटेन करते हैं। ये बेसिकली इस्लामिक जूरी कंसल्ट है, या फिर इस्लामिक जूरिस्ट आप बोल सकते हैं। बेसिकली रिलीजियन से रिलेटेड फतवा वगैरह इशू करने का पावर ये ग्रैंड मुफ्ती के पास है, ठीक है। तो ग्रैंड मुफ्ती से भी मिलेंगे मोदी जी, ये कह रहा है। वैसे इंडिया और इजिप्ट के बीच में कल्चरल रिलेशंस भी है, और रिसेंटली ग्रैंड मुफ्ती
इंडिया विजिट भी किए थे। इंडिया में कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इजिप्ट विजिट भी किए थे, ये भी आपने शायद पढ़ा होगा। ठीक है, नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, on Sunday Mr. Modi will visit the Al Hakim Mosque, which has a rich history of about 1,000 years. The mosque was renovated with assistance from the Dawoodi Bohra community, which has in the past honored Mr. Modi by hosting him at their events. देखिए, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के बारे में आपने सुना होगा। इस कम्युनिटी से रिगार्डिंग एक वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, रिसेंटली न्यूज़ में आया था। तो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी जो है वन ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी है, ये आपको इंडिया, पाकिस्तान, यमन जैसे कंट्रीज में देखने को मिलेगा। तो ये दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के असिस्टेंस से इजिप्ट में अल हकीम मॉस्क को रेनोवेट किया था। तो इस मॉस्क को भी विजिट करेंगे मिस्टर मोदी जो है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है इस साल G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास है। G20 में टोटल 20 कंट्रीज है, इजिप्ट नहीं है। पर रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अपने G20 काउंटर पार्ट्स को लेटर भेजा है कि G20 को हमें एक्सपैंड करना होगा। बेसिकली अफ्रीकन यूनियन को हमें इंक्लूड करना है, इजिप्ट को हमें इंक्लूड करना है, ऐसा बोल के। पर अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। पर इस साल इजिप्ट को एज ए गेस्ट कंट्री इन्वाइट किया है नरेंद्र मोदी जी ने, जब G20 समिट दिल्ली में होगा। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। फाइनल न्यूज, कोकराझार फीस्ट ऑन मशरूम फॉर हेल्थ वेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। देखिए, आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है कोकराझार। कोकराझार डिस्ट्रिक्ट ने क्या किया है, उधर के स्कूल्स में जो मिड डे मील स्कीम है उसमें न्यूट्रिएंट लोडेड मशरूम्स को इंट्रोड्यूस किया। देखिए, इंडिया में हर एक स्टेट में जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स है, उधर मिड डे मील स्कीम है, ये बात आपको मालूम है। अब मिड डे मील स्कीम में आपको पता है फोर्टिफाइड राइस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। फोर्टिफाइड राइस मतलब क्या होता है? बेसिकली राइस के साथ न्यूट्रिएंट्स को ब्लेंड करते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे देश का जो माल नरिशमेंट का इश्यूज है, वेस्टिंग स्टैंडिंग का इश्यूज है, उसे टैकल करने के लिए हम इस तरह के प्लान्स लेके आए थे। अब आसाम के कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने क्या किया, मिड डे मील स्कीम में न्यूट्रिएंट लोडेड मशरूम्स को इंट्रोड्यूस किया और ये बहुत सक्सेसफुल निकला। क्योंकि देखिए, data provided by the district authorities reveal that number of underweight, wasted and anemic children in Kokrajhar district reduced by 56, 55 and 76%। मतलब ये न्यूट्रिएंट लोडेड मशरूम्स मिड डे मील स्कीम में इंट्रोड्यूस करने से उधर ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। मतलब ये जो अंडरवेट का प्रॉब्लम है, वेस्टिंग, स्टैंडिंग, अनीमिया, ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गया है। मतलब 56, 55 एंड 76% तक रिड्यूस। तो इस तरह के जो न्यूज़ है एज एन एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में, क्योंकि कोकराझार के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने करके दिखाया है किस तरह ये अंडर न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है उसे सोल्व किया जा सकता है लोकल प्रोडक्ट्स को यूज करके, है कि नहीं। नाउ द मैटरनल मोर्टालिटी रेट ऑल्सो डिक्रीज्ड इन द डिस्ट्रिक्ट बाई 72.37%। देखिए दोस्तों, मैटरनल मोर्टालिटी रेट मतलब क्या होता है? डिलीवरी के टाइम पर जो मदर्स का डेथ होता है वो 72% तक डिक्रीज हुआ है। ठीक है, Now, similarly, the infant mortality rate also decreased. Infant mortality rate मतलब जो infants का डेथ होता है, ठीक है, बच्चों का डेथ होता है। तो इस तरह के ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिला है इन सारे सेक्टर्स में, केवल मिड डे मील स्कीम्स में ये मशरूम्स को, न्यूट्रिएंट लोडेड मशरूम्स को इंट्रोड्यूस करके। नाउ its farming received a big push when the Bodoland Territorial Council launched the Mushroom Mission in 2021। देखिए, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो आसाम है, उन्होंने 2021 में मशरूम मिशन लॉन्च किया था। तो इस मिशन से क्या हुआ, ये मशरूम फार्मिंग को एक बूस्ट मिल गया। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में आपको पता होगा। ये स्कीम में क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट को गवर्नमेंट जो है प्रमोट करते हैं, मार्केट करते हैं। ठीक है, तो पहले कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट था एरी सिल्क, ध्यान दीजिएगा, एरी सिल्क। तो एरी सिल्क को चेंज करके एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मशरूम को ओडीओपी में इंक्लूड किया था। तो अभी के हिसाब से कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में जो ओडीओपी प्रोडक्ट है वो कौन सा है, वो मशरूम है। तो ये सब की वजह से मशरूम फार्मिंग के लिए एक बूस्ट मिल गया और यही मशरूम आजकल ये लोग मिड डे मील स्कीम में यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से ये मैल न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है, वेस्टिंग, स्टैंडिंग, एनीमिया का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है। तो दोस्तों दैट्स इट। तो आज के जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो सारे मैंने कवर किया है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।